आप सबने हाल ही में आई हुई अजय देवगन स्टारर मूवी दृश्यम जरूर देखी होगी, जिसके अंदर अजय देवगन एंड उनकी फैमिली एक एक्सीडेंटल मर्डर का पार्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से अजय देवगन उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचने के लिए एक झूठी कहानी रचते हैं एंड असली कहानी का पार्ट होते हुए भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि वो उस कहानी का कभी पार्ट थे ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि जॉन कीट्स का टाइटल यहाँ पे लगा के मैम दृश्यम मूवी का रिव्यू क्यों कर रही है। दैट इज बिकॉज कि हमारे आज के जो टर्म्स होने वाले हैं कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स, वो अजय देवगन की इस कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा मैच करते हैं, जो कीट्स बताते हैं कि एक क्रिएटिव माइंड की निशानी है, जहां पे एक पोएट या राइटर अपने पर्टिकुलर वर्क का क्रिएटर होने के बाद भी ऐसे बिहेव करता है या अपने काम को इस तरीके से उससे दूर रह के डिटैच होके क्रिएट करता है कि जैसे कि वो उसका कभी पार्ट था ही नहीं। एंड हेंस उसके ये क्रिटिकल टर्म्स हम लोग आज ये देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जॉन कीट्स ने ऐसे कौन से टर्म्स दिए हैं। सबसे पहले तो जॉन कीट्स रोमांटिक एरा के सेकंड जनरेशन पोएट कहलाते हैं, अलोंग विद लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली। आप सबको पता होना चाहिए कि रोमांटिक एरा में दो टाइप के जनरेशंस आती हैं, फर्स्ट जनरेशन पोएट्स एंड द सेकंड जनरेशन पोएट्स, जिनका पार्ट आपके जॉन कीट्स बन जाते हैं। तो रोमांटिक एरा के ये राइटर हैं और तब के टाइम पे इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट तो नहीं चलता था, जो आपस में एक दूसरे को मैसेजेस भेजने के काम आए। तब के टाइम पे एक दूसरे को भेजते थे ये राइटर्स लेटर्स और डेली बेसिस पे भेजते थे, और इन्हीं राइटर्स के लेटर्स की वजह से जब इनकी डेथ हो गई, वो लेटर्स मिले तो उनके क्रिटिकल टर्म्स हम लोग के सामने आ पाए। आप सोच सकते हैं कि आप अगर कहीं चले जाएं, आपकी चैट हिस्ट्री अगर किसी के हाथ लग जाए तो कौन कौन से टर्म्स हम लोग को मिलने वाले हैं। नेवरदिलेस जॉन कीट्स के लेटर्स में हम लोग को ये 4 टर्म्स देखने को मिलते हैं, जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट बन जाते हैं और बहुत ही फेमस ये टर्म्स हैं, जिसमें से 2 तो आप लोग जानते होंगे, विच इज नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड ईगोटिस्टिकल सप्लाइम। लेकिन इनके 2 और टर्म्स है, मैंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स एंड कैमेलियन पोएट्स, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, पर आज इस वीडियो के बाद आपको ये चारों टर्म्स बहुत ही इजीली कवर हो जाने वाले हैं एंड समझ में भी आ जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इनका पहला टर्म देखते हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी। सबसे पहले तो ये टर्म पॉइंट किया गया है 1817 के लेटर में। अब बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होंगे जो आपको एम्फेसिस देंगे कि ये लेटर किसको लिखा गया था, आपको ये भी लर्न करना है। पर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि ये जो लेटर है जिसमें ये टर्म पॉइंट किया गया था वो किसको लिखा गया है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड होती है, तो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लर्न करने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। अपने भाइयों को ये लेटर लिखते हुए 1817 में कीट्स ने एक टर्म के बारे में बात की, विच इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। और वो इस टर्म के बारे में किसके लिए बात करते हैं, शेक्सपियर की क्रिएटिविटी के बारे में। उनके अकॉर्डिंग वो ये मानते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एक तरीके की क्रिएटिव जीनियस है जो शेक्सपियर पोजेस करते हैं, जो कि कहती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर कहानी का पार्ट है, आपने वो कहानी लिखी है, लेकिन आप उससे इतने डिटैच्ड हैं कि पता ही नहीं लगता है कि वो कहानी आपने लिखी है। लेट मी कोट कीट्स, आई मीन नेगेटिव कैपेबिलिटी दैट इज व्हेन मैन इज केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। अजय देवगन का एग्जांपल यहाँ पे आप लेके चलेंगे कि अजय देवगन एक पर्टिकुलर मिस्ट्री का पार्ट था, अनसर्टेनिटी का पार्ट था, डाउट का पार्ट था, लेकिन फैक्ट्स और रीजन को बिल्कुल साइड में रखते हुए वो एक ऐसी कहानी को रचते हैं जो लोगों को लगता है कि इसकी रची हुई नहीं है और वो कुछ और ही झूठी कहानी है। ओके, तो possessing negative capability, a writer is creative, open-minded and has the capability to adapt to new surroundings। मतलब कि आप जब अपने टॉपिक को इंटरप्रेट जब करते हो, वर्ल्ड को, आप उसका पार्ट नहीं बन जाते हो। आपने बहुत से ऐसे राइटर्स को देखा होगा कि उनकी पर्सनैलिटी की झलक उनके काम में आपको दिखाई देती है। तो ये कीट्स के अकॉर्डिंग अच्छी कैपेबिलिटी नहीं होती है। राइटर वो ही सक्सेसफुल होता है जिसके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है, अपने काम से डिटैच्ड होता है, अनसर्टेनिटीज का पार्ट होता है, लेकिन तब भी ब्यूटीफुली आपके सामने कहानी रख देता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी विच कीट्स बिलीव शेक्सपियर पोजेस्ड इन अबंडेंस
इयागो जैसा इविल कैरेक्टर भी वो बना सकते हैं, इमोजन जैसा वर्चुअस कैरेक्टर भी वो बना सकते हैं, एंड हेंस आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि शेक्सपियर की रियल पर्सनैलिटी कौन थी। क्या वो हैमलेट की पर्सनैलिटी रखते थे, क्या वो किंग लियर की पर्सनैलिटी रखते थे, क्या वो सीजर की तरह थे, या फिर उनके अंदर ओथेलो जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उनके इतने सारे काम है, लेकिन आप कभी भी ये जज नहीं कर पाएंगे कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शेक्सपियर लिख रहे थे वो कौन सी पर्टिकुलर उनकी नॉवल में अच्छी तरीके से डिपेक्ट होता है। वो इतने सारे डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स के बारे में लिखते थे कि उनकी कैपेबिलिटी नेगेटिव कैपेबिलिटी कहलाती है कि अपने काम को लिखते तो हैं लेकिन उससे पूरी तरीके से डिटैच्ड रहते हैं, हेंस द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब किड्स के अकॉर्डिंग जिस भी राइटर के अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी का गुण नहीं होता है वो सफर करता है एक बीमारी से जिसको कहते हैं ईगोटिस्टिकल सप्लाइम, और किड्स के अकॉर्डिंग ये बीमारी हुई है वर्ड्सवर्थ को। ईगोटिस्टिकल सप्लाइम इनका 1818 लेटर में कॉइन किया गया एक टर्म है जिसके थ्रू ये बताते हैं कि एक राइटर जो सेल्फ सेंटर्ड है और अपना एक सिंगुलर ट्रुथ लेके दुनिया को अपना थीम दिखा रहा है वो सफर करता है एक बीमारी से जिसको कहते हैं ईगोटिस्टिकल सप्लाइम। कहने का मतलब कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में वो सोचता है, उसी को ही मानता है, अपने रीडर्स और बाहर के एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल इग्नोर करते हुए उसी चीज के बारे में लिखता चला जाता है। रोमांटिक राइटर्स जो फर्स्ट जनरेशन के राइटर्स हैं कीट्स के अकॉर्डिंग, स्पेशली वर्ड्सवर्थ, वो इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं कि नेचर के बारे में बस सारी पोएम्स नेचर के बारे में लिखते चले जाएंगे। ये सिंगुलर ट्रुथ जो वो अपने मन में मानते हैं अपनी सारी पोएम्स में लिखते चले जाते हैं। ये सेम चीज वो कहते हैं सफर करते हैं एक और राइटर डिल्के एंड कॉलरिज। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वर्ड्सवर्थ, डिल्के एंड कॉलरिज जैसे जो राइटर्स हैं ये लैक करते हैं यूनिवर्सलिटी इन देयर थीम्स, मतलब कि इनकी पोएट्री में आपको जो थीम्स मिलती हैं वो एक जैसी थीम मिलेगी। एक राइटर नेचर के बारे में लिख रहा है तो वो लिखता चला जाएगा, एक राइटर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के बारे में लिखता है तो उसी के बारे में लिखता जाता है। उनके वर्क में, डिफरेंट वर्क्स में आपको वर्सेटैलिटी देखने को नहीं मिलती है, मतलब कि ये लोग बहुत ही इनसेंसिटिव है फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड देयर रीडर्स। ओके, इसी वजह से यहां पे आ जाता है आपका तीसरा टर्म जिसको बोलते हैं कैमेलियन पोएट। अब ये जो टर्म है अगेन 1818 के लेटर में कॉइन किया गया है, और ये जो टर्म कॉइन किया है इसकी स्पेलिंग, जो ओरिजिनल स्पेलिंग है जो कीट्स ने दी है कैमेलियन पोएट की, वो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैमेलियन आप सबको पता होना चाहिए, गिरगिट। एक गिरगिट एक ऐसा जीव होता है जो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है, हेंस कैमेलियन पोएट कीट्स के अकॉर्डिंग एक ऐसी पोएट की कैपेबिलिटी होती है जो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को बदल लेता है। बहुत ही वर्सेटैलिटी होती है उसकी थीम्स के अंदर, बहुत सारी वैरायटीज में लिखता है, सिर्फ एक ही ट्रुथ के बारे में बात नहीं करता है। उसके पोएट्री में आपको यूनिवर्सलिटी देखने को मिलती है, हर टाइप के राइटर को वो सर्व करता है। ये जो कैपेबिलिटी है वो आपकी कैमेलियन पोएट की कैपेबिलिटी है। बेसिकली ही टॉक्स अबाउट पोएट्स रिस्पॉन्सिवनेस टू द यूनिवर्सलिटी, मतलब वो पोएट कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, कि सिर्फ एक टॉपिक के बारे में नहीं लिख रहा है, ही इज पोर्ट्रेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीम्स फॉर हिज ऑडियंस। और इनके बाद कीट्स के मरने के बाद कई सारे राइटर्स ने उल्टा कीट्स को ही ये जो कैपेबिलिटी है वो बताई है कि कैमेलियन पोएट इन अ राइट मैनर खुद कीट्स हैं, क्योंकि ये इतने मल्टीपल वर्सिफाइड टॉपिक्स के बारे में लिखते थे, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल बदल लेते थे कि पता ही नहीं लगता था कि कीट्स की रियल पर्सनैलिटी कौन भी है। ये मेलांकली के भी बारे में लिख रहे हैं, ये ग्रेशियन अर्न के भी बारे में लिख रहे हैं, ये नाइटिंगेल के भी बारे में लिख रहे हैं। तो इनके आपके टॉपिक्स में बहुत सारी आपको वर्सिटैलिटी देखने को मिलती है जो बहुत सारे इनके रोमांटिक कंटेम्पररीज के वर्क में आपको देखने को नहीं मिलती है। हेंस बहुत सारे पोएट्स ने खुद जॉन कीट्स को एज अ कैमेलियन पोएट अल्यूड किया है। ओके, तो ये इनका तीसरा टर्म हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, डिफिकल्ट नहीं है। चौथा टर्म जो इनका आता है मैंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स। ये टर्म भी इनके 1818 के लेटर में ही कॉइन किया गया है। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टर्म है जो कि कहता है कि एक इंसान या एक पोएट का जो माइंड होता है वो एक, आप समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्स की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारी दुकानें होती है। देखिए, मैंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपका दिमाग के अंदर जो कैपेबिलिटी
होती है वो बहुत सारे अपार्टमेंट्स में जाने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन कुछ ऐसे पोएट्स या राइटर होते हैं जो एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, मतलब कि एक ही थॉट को लेके चलते हैं और दूसरी पर्टिकुलर दुकानों या अपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। हेंस मैंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स, इनका जो टर्म है वो यही कहता है कि इवन दो द डोर टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट वाज ओपन, दूसरा रास्ता खुला था, दूसरे डोर्स खुले थे, बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज खुली थी, लेकिन आपका जो पोएट है वो एक ही दरवाजे में एक ही थीम को लेके बैठा रहता है। हेंस वो बाकी सारी थीम्स को एक्सप्लोर नहीं करता है, विच इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड पोएट। तो इसके बारे में ये बात करते हैं। ये फिलोसॉफिकल भी इसलिए है क्योंकि ये जीवन में भी कहा जाता है कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, और वो दरवाजे खुले होते हैं, हमारे सामने होते हैं, पर क्योंकि हम लोग एक ही दरवाजे पे फोकस्ड होते हैं, एक ही दिशा में फोकस्ड होते हैं, तो हम लोग अपनी उस एबिलिटी का जो बहुत ही ज्यादा यूज है हम लोग देख ही नहीं पाते हैं कि अच्छा हम लोग अपनी इस एबिलिटी से ये भी कर सकते हैं। नेट का एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो इंग्लिश की नॉलेज से आप और भी कितने सारे रास्ते हैं जिनको आप गेट कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें हैं जो अपने उसी ज्ञान से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही दरवाजे को देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो ये एक अच्छे इंसान की या क्रिएटिव इंसान की कैपेबिलिटी नहीं कहलाएगी। यही इनका एक पोएटिकल टर्म या फिर एक फिलोसॉफिकल टर्म भी है। आई होप आपको अच्छे से ये चारों टर्म समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन किस में से पूछा गया है? whom did Keats regard as the prime example of negative capability? जब हम लोग नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो वो कौन से ऐसे राइटर हैं जिसके बारे में जॉन कीट्स कहते हैं कि अबंडेंस में उनको ये कैपेबिलिटी है? तो इसका आंसर है शेक्सपियर। ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर कभी उल्टी तरीके से आ जाए कि वो कौन सा ऐसा पोएट है जो जिसके बारे में जॉन कीट्स कहते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी तो उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि ये सफर करते थे ईगोटिस्टिकल सप्लाइम से। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो चाहे जितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाए आप उसमें सक्सेसफुल होते हो। आई होप आपको ये चारों टर्म्स, क्रिटिकल टर्म्स जॉन कीट्स के अच्छे से समझ में आ गए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपका दिल बहुत बड़ा है तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए, उनका भी फायदा होगा। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट वेरी मोटिवेटेड व्हेन माय वीडियो इज गोइंग टू डू गुड। सो अगर आपको लिटरेचर की इस वास्ट दुनिया में से कोई भी ऐसा टर्म है जो नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट करके जाइएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। एंड आपको अगर इंटरैक्ट करने का मन करता है, इस वीडियो में कौन सा सेक्शन, कौन सा टर्म आपको सबसे अच्छा लगा, उसके बारे में आप फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिए। ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव एंड आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर क्रिएटिव वीडियो like this one. So bye and take care.